कोरोना संकट के बीच झारखंड के दुमका के एक गांव में लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस बीमारी के खौफ से बच्चों का एक साथ स्कूल में पढ़ाई करना संभव नहीं था और इसलिए स्कूल के टीचरों ने इस परेशानी को हल करने का एक अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। गांव में ही जगह जगह लाउडस्पीकर लगाए गए, जिनके जरिए बच्चे अपने घरों में ही रहकर पढ़ते नजर आए। इस तरह वो कोरोना के खतरे से भी बच गए। 20 गाजर भरकर लाया है। बताया गया कि स्कूल प्रशासन पहले मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन क्लास की तैयारी में था, लेकिन पिछड़ा इलाका होने की वजह से ज्यादातर बच्चों के घरों में इस तरह की सुविधा नहीं थी। जिन बच्चों के घर में एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तो वहाँ उनको परेशानी होती है। वहीं कुछ बच्चे स्कूल के पास जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। बिहार में बिजली गिरने से हुई 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अब राज्य पर भारी बारिश और बाढ़ का खतरा मंडराना शुरू हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 72 घंटे बिहार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। इसके अलावा नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और इस खतरे के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी लोगों को डरा रही है। अनुमान है कि भारी बारिश से उत्तरी बिहार के जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। नॉर्थ बिहार में इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, तो वहाँ सारे एजेंसियों को मौसम विभाग ने सारी सूचनाएं भेज दी है। पटना में तो तेज हवाओं के साथ बादलों के बरसने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पटना की तरफ बिहार के भागलपुर जिले में भी तेज बारिश हुई। वहां से आई तस्वीरों में एक अंडरपास में घुटनों तक पानी भरा नजर आया। ये भागलपुर स्मार्ट सिटी कहने के लिए स्मार्ट है, लेकिन कितना स्मार्ट है सहज अनुमान लगाया जा सकता है। और लोग जो है इस तरह नाले के गंदे पानी से होकर जाने के लिए विवश हैं। बिहार में ये हाल भारी बारिश की चेतावनी से पहले है। ऊपर से नेपाल की तरफ से बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है, जिस पर राज्य के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। कुछ क्षेत्रों में खतरा तो है बारिश के कारण भी और नेपाली बारिश के कारण, जैसे कि बागमती में अधवारा समूह में चांसेस है कि पानी का लेवल बढ़ेगा। भारी बारिश और बाढ़ के इस खतरे के बीच बिहार में बिजली गिरने से 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जिन लोगों की मौत हुई उनमें ज्यादातर किसान थे जो घटना के दौरान खेतों में काम कर रहे थे। कहा जा रहा है कि जब बारिश तेज हुई तो ज्यादातर लोग पेड़ों के नीचे जाकर खड़े हो गए और इसी गलती की वजह से वो हादसे की चपेट में आ गए। बिजली हमेशा उन चीजों पर गिरती है जो आसपास की चीजों से ऊंची हों, जैसे पेड़। पेड़ बिजली को आकर्षित करते हैं, इसलिए बिजली से बचने के लिए लोगों को पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उन्हें इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी और वो बिजली गिरने से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में जागरूक नहीं। यही वजह रही कि इस घटना के बाद बिजली गिरने से बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने की बात कह रही। कनाडा के टोरंटो में कोरोना वायरस के खतरे के बीच योग करने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया। वहां एक योग सेंटर ने लोगों को एक साथ योग कराने के लिए प्लास्टिक के 50 टेंट लगा दिए ताकि लोग अलग अलग टेंट में बैठकर योग कर सकें। इससे हुआ ये कि कई लोगों ने एक साथ योग भी कर लिया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो गया। लोगों को मास्क लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो एक दूसरे के संपर्क में आए ही नहीं। स्टेज पर ट्रेनर योग करने के तरीके बताती दिखी और सामने लोग अपने अपने गोलाकार टेंटों में योगासन करते नजर आए। योग करने में जगह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर टेंट को 7 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा बनाया गया। साथ ही गर्मी से बचाने के लिए टेंटों के अंदर पंखे भी दिखे। योग सेंटर की तरफ से सावधानी बरतते हुए योग से पहले इन टेंटों को सैनिटाइज किया गया और लोगों का तापमान भी मापा गया। बताया गया कि बीते महीनों में ट्रेनर के साथ वीडियो कॉल पर योग करके लोग ऊब चुके थे। ऐसे में अलग अलग टेंट लगाकर योग करने का तरीका अपनाया गया। दिल्ली के छतरपुर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एशिया के सबसे बड़े अस्पताल को शुरू कर दिया गया, जहां 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था की जा रही। लेकिन कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए फिलहाल इस अस्पताल को 2000 बिस्तरों के साथ शुरू कर दिया गया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें अस्पताल के अंदर मरीजों के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई बिस्तर लगे दिखाई दिए। कोरोना मरीजों के लिए बनाया गया यह अस्पताल आईटीबीपी की देखरेख में चलेगा। यही वजह रही कि अस्पताल के शुरू होने के बाद आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल ने वहां का दौरा किया, जहां वो अधिकारियों से अस्पताल की जानकारी लेते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों से बातचीत की। इस दौरान वहां कई अधिकारी मौजूद रहे जो कोरोना से बचने के लिए मुंह को मास्क से ढके नजर आए। यही नहीं, अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करते भी दिखाई दिए। राजस्थान के अजमेर में श्रद्धांजलि सभा के दौरान ही कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता आपस में बुरी तरह उलझ गए और एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर दी।
राजस्थान में राज्य के सभी कांग्रेस दफ्तरों पर गलवान घाटी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अजमेर में हुए ऐसे ही एक कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर जुटे कांग्रेसी देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते नजर आए। कार्यक्रम शुरू हुआ था कि कार्यकर्ताओं के बीच से अचानक झगड़े की आवाज आई, जिससे वहां मौजूद नेता चौंक पड़े। शहीद स्मारक की सीढ़ियों पर पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की करता देख वरिष्ठ नेता हैरान नजर आए। बीच बचाव के लिए कुछ कार्यकर्ता फौरन हरकत में आ गए, लेकिन आपाक हो चुके दोनों किसी के रोके रुकने को तैयार नहीं थे। हाथापाई करते करते दोनों नीचे बैठे कार्यकर्ताओं के बीच जा पहुंचे और गुत्थम गुत्था हो गए। बाकी कार्यकर्ताओं ने किसी तरह दोनों को अलग किया। इस झगड़े में एक कार्यकर्ता की टी-शर्ट फट गई, जबकि दूसरे के मुंह से खून रिश्ता दिखा। अलग किए जाने के बाद एक कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि धक्का दिए जाने से उसका सब्र जवाब दे गया। यूरोपीय देश स्पेन के बार्सिलोना में लॉकडाउन की वजह से 3 महीने बाद एक ओपेरा हाउस खुला, लेकिन वहां पहला शो इंसानों के लिए नहीं बल्कि पौधों के लिए रखा गया। इस शो के लिए ओपेरा हाउस में करीब 2300 पौधे रखे गए, जिनके लिए महामारी के इस वक्त में 2 गज की दूरी के कोई मायने ही नहीं। स्टेज पर कलाकार परफॉर्म करने पहुंचे तो सामने कुर्सियों पर गमले दर्शक बने दिखे। पूरा ओपेरा हाउस पौधों से भरा नजर आया। एक एक कुर्सी पर गमला रखा दिखा। शो के दर्शक बेशक पौधे थे, लेकिन इसके बावजूद शो की शुरुआत से पहले अनाउंसमेंट ऐसे की गई मानो कोई आम दिन ही हो। Kindly switch off your mobile phones and refrain from taking pictures during the show. वैसे तो शो खत्म होने पर पूरा ओपेरा हाउस दर्शकों की तालियों की आवाज से गूंज उठता है, लेकिन इंसानों की गैर मौजूदगी में तालियों की जगह हवा में हिलते पौधों की सरसराहट ने ले ली। बताया गया कि कार्यक्रम के जरिए प्रकृति का शुक्रिया अदा किया गया। Tiren streaming para que la gente lo ponga en sus casas para que lo oigan sus plantas. थाईलैंड के सुफानबुरी में एक मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाते वक्त जबरदस्त धमाका हो गया। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस का रिसाव हो रहा था, जिसने आग पकड़ ली। और इससे पहले कि उस मरीज को एम्बुलेंस में चढ़ाया जाता, वहां जोरदार धमाका हो गया। इससे पहले कुछ लोग उस मरीज को स्ट्रेचर पर बैठाकर एम्बुलेंस के करीब लाते दिखे, लेकिन उनके एम्बुलेंस के करीब पहुंचते ही उसमें रखा ऑक्सीजन सिलेंडर धमाके के साथ फट गया। धमाका होते ही वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। देखते ही देखते एम्बुलेंस लपटों में घिर गई और उससे निकलने वाले धुएं ने पूरे इलाके को ढक लिया। हालांकि अस्पताल के स्टाफ ने वक्त रहते मरीज को वहां से हटा लिया। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी लपटों के बीच से बाहर निकलने में कामयाब रहा। हादसे के बाद दमकल की गाड़ी वहां पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इस धमाके में एम्बुलेंस जलकर राख हो गई, जबकि अस्पताल की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली में अनलॉक 1 के लागू होने के बाद से हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इन घटनाओं ने दिल्ली पुलिस की भी चिंता बढ़ा दी है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन हटने के बाद से हत्या, चोरी, रंगदारी और लूट की घटनाएं बढ़ गई। इनमें कई घटनाओं के सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए हैं। 17 जून को मॉडल टाउन में हुई एक वारदात से तो इलाके के लोग दहशत में हैं। इस घटना में चलती बाइक पर 2 बदमाशों ने एक महिला से उसका बैग छीनने की कोशिश की थी। इसी तरह 10 जून को दिल्ली के स्वरूप नगर में कुछ बदमाश 10 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ करके रफूचक्कर हो गए थे। 8 जून को नजफगढ़ में ज्वेलरी की एक दुकान पर लूट के मकसद से बदमाशों ने गोली चलाई थी और इस घटना ने इलाके के दुकानदारों को डरा दिया था। 6 जून को भी दिल्ली के भलसवा इलाके में कुछ बदमाश दिन दहाड़े एक लड़के को डंडों से बीच सड़क पर पीटते नजर आए थे। ये घटना पुलिस थाने से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हुई थी। नरेला में तो पिछले 1 महीने में आरोपी 2 एटीएम उखाड़ कर ले जा चुके हैं और ये सारी घटनाएं लॉकडाउन हटने यानी अनलॉक 1 लागू होने के बाद हुई हैं। दिल्ली में जिस तरह से ताबड़तोड़ वारदातें सामने आ रही हैं, उसके बाद ये साफ हो जाता है कि सुरक्षा के ये दावे हवाई साबित हो रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते अपराध की एक कड़ी कोरोना से भी जुड़ती दिख रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेलों में कोरोना फैलने के डर से लॉकडाउन के दौरान कई कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया गया था। दावा है कि जेलों से छूटने के बाद इन कैदियों ने गैंग बनाकर दिल्ली में अपराध करना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं के आरोप में ऐसे 80 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा गया है जो लॉकडाउन के दौरान जमानत पर जेल से छूटे थे। इसी को देखते हुए अब दिल्ली पुलिस ने जमानत पर छोड़े गए सभी कैदियों की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता ने नगर पालिका के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेता नगर पालिका के दफ्तर में पहुंच गए।
जहां वो नगर पालिका के कामकाज पर इतना भड़क गए कि एक अधिकारी को मारने के लिए उन्होंने वहां रखी कुर्सी उठा ली। हालांकि जैसे ही उन्होंने कुर्सी उठाई, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उनका हाथ पकड़ लिया। पुलिस के रोकने पर एमएनएस नेता अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अधिकारी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इसके बाद उन्होंने कई बार उस अधिकारी के नजदीक जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। बाद में किसी तरह उन्हें शांत कराकर दफ्तर से बाहर भेजा गया। चीन के जियांगशी प्रांत में बाढ़ में फंसे 37,000 लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जून की शुरुआत से ही चीन के अलग अलग इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही, जो अब बाढ़ का खतरनाक रूप ले चुकी है। कई फीट पानी के बीच बचाव कर्मी एक बिल्डिंग से लोगों को नाव पर बैठाते नजर आए। एक राहत कर्मी तो एक बच्चे को अपनी पीठ पर लेकर रास्ता पार कराता दिखा। बाढ़ की वजह से इलाके में पुल टूटे और पेड़ गिरे हुए दिखे। घरों में पानी भर गया, सड़कें नदियां बन गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से करीब 70,000 एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई। बाढ़ का कहर सिर्फ जियांगशी जैसे पूर्वी चीन के इलाकों में नहीं बरपा है। चीन के दक्षिणी और पश्चिमी इलाके भी लगातार बाढ़ से जूझ रहे हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि उन्हें 2 महीने से वेतन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। वेतन नहीं मिलने से नाराज इन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हालांकि इन स्वास्थ्य कर्मियों का यह प्रदर्शन महज 2 घंटे के लिए ही था, मगर उन्होंने साफ कर दिया कि अगर जल्द उनका वेतन नहीं दिया गया तो वो लोग बेमियादी हड़ताल शुरू कर देंगे। अभी फिर हमारी सैलरी 2 महीने से नहीं आई है, तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है 2 दिन में। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले इस अस्पताल के कर्मचारियों ने ये आरोप भी लगाया कि उन्हें कोरोना से बचाव के लिए जरूरी चीजें तक नहीं दी जा रही। पीपी किट भी नहीं है, ग्लव्स भी नहीं है और कोई दवाई भी नहीं दी गई है। सच्चाई तो ये भी हिंदू राव के अंदर। वहीं हिंदू राव अस्पताल में प्रदर्शन की खबर मिलते ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने जल्द वेतन देने का भरोसा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया। सभी पैरामेडिकल स्टाफ को बताना चाहते हैं कि जल्द ही आपको भी सैलरी मिलेगी। इस समय कोविड से लड़ने का समय, हम सब मिलकर लड़ेंगे जब भी कोविड को हराएंगे। हरियाणा के जींद में दिन दहाड़े एक बैंक कर्मचारी से कुछ बदमाशों ने 1 लाख से ज्यादा की रकम लूटी। घटना को बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब पैसों की वसूली के बाद कर्मचारी बैंक लौट रहा था, लेकिन रास्ते में घात लगाए बैठे बदमाशों ने उस पर हमला कर रुपयों से भरा बैग छीन लिया। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 4 बदमाश बैंक कर्मचारी से पैसे लूटने के लिए सड़क किनारे इंतजार करते दिखे। उनमें एक बदमाश बाइक पर बैठा नजर आया। थोड़ी देर बाद बाइक पर सवार बैंक का कर्मचारी वहां से गुजरता दिखाई दिया। तभी बदमाश ने अपनी बाइक उसके आगे अड़ा दी, जिससे वो सड़क पर गिर गया। इसके बाद 2 बदमाश बैंक कर्मचारी पर टूट पड़े और मारपीट कर उससे पैसों वाला बैग छीन लिया। बाद में चारों बदमाश एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गए। ब्रिटेन के लिवरपूल में अपनी फुटबॉल टीम की जीत के जश्न में लोग कोरोना को भी भूल गए। लिवरपूल क्लब ने 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता, जिसके बाद उसके समर्थक जश्न मनाने के लिए बाहर निकल पड़े। कोरोना से बेपरवाह सैकड़ों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने जमकर आतिशबाजी की। जीत के जश्न में भीड़ ने कोरोना से बचने के लिए बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा दी। न तो कोई मास्क लगाए दिखा और न ही किसी ने जरूरी दूरी का ध्यान रखा। और तो और बच्चे और बुजुर्ग भी सड़कों पर निकल आए, जबकि इनके कोरोना की चपेट में आने का खतरा और भी ज्यादा होता है। लिवरपूल क्लब के सामने इकट्ठा लोग आधी रात के बाद भी जीत का जश्न मनाते रहे। कई लोग तो क्लब की छत पर चढ़ गए। हाथों में मशाल लिए कई समर्थक नकली ट्रॉफी के साथ घूमते नजर आए। भीड़ की वजह से वहां ट्रैफिक जैम लग गया, लेकिन बेपरवाह समर्थक जश्न मनाने में डूबे रहे। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर वोटिंग शुरू हो गई। पहले यह चुनाव एक ही दिन में 22 अप्रैल को पूरा होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे 1 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया था। लेकिन मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ ज्यादा न जुटे, इसके लिए तय तारीख से 1 हफ्ता पहले ही मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके बाद लोग मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोट डालते नजर आए। वहां मौजूद अधिकारी उनके पहचान पत्र को देखने के बाद ही उन्हें मतदान में हिस्सा लेने की इजाजत देते दिखे। मतदाता अपनी राय को एक कागज में लिखकर उसे मतपेटियों में डालते नजर आए। रूस में संविधान में किसी भी तरह के बदलाव के लिए लोगों की राय जानना जरूरी है, जिसके तहत 1 जुलाई तक वहां के लोग वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। ऐसे में अगर वो बिल के पक्ष में वोट करते हैं तो व्लादिमीर पुतिन का अगले 16 साल यानी 2036 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो सकता है। हालांकि वहां की विपक्षी पार्टियां इस संशोधन के पक्ष में नहीं हैं
और वो लगातार इसका विरोध कर रही हैं।